नमस्कार फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है जीके बकेट स्टडी ट्यूब पर। अर्थव्यवस्था की सीरीज़ में यह हमारा लास्ट वीडियो है। आज हम बात करने वाले हैं अंतर्राष्ट्रीय व्यापार से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में। इस वीडियो के बाद मास्टर वीडियो आ जाएगा और उसके माध्यम से आप इकोनॉमिक्स के अर्थव्यवस्था के जो भी महत्वपूर्ण प्रश्न हैं वह सभी रिवीजन कर सकते हैं। और मेरा सुझाव है कि एग्ज़ाम से पहले आप इन सभी प्रश्नों का रिवीजन करके जाएं। तो बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों को सेलेक्ट किया गया है हमारी सीरीज़ में। आप हमारी यूट्यूब की जो प्लेलिस्ट है उसमें जाकर देख सकते हैं। लेते हैं पहला प्रश्न, भारत के विदेश व्यापार संबंधी आंकड़े किसके द्वारा एकत्रित एवं प्रकाशित किए जाते हैं? तो भारत का जो विदेश व्यापार का आंकड़ा है वह भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा प्रकाशित किया जाता है और इसी के द्वारा एकत्रित भी किया जाता है। विदेश व्यापार की दिशा से क्या तात्पर्य है? एक शब्द में बताना है, एक वाक्य में बताना है। तो इसका सही उत्तर है निर्यात के गंतव्य तथा आयात के स्रोत क्या हैं वही विदेश व्यापार की दिशा होती है। यानी कि हम किसी वस्तु का उत्पादन करते हैं तो उसका निर्यात कहाँ कर रहे हैं और हम किसी वस्तु को आयात करते हैं तो वह कहाँ से आयात कर रहे हैं। तो यही विदेश व्यापार की दिशा का निर्धारण करता है। नेक्स्ट प्रश्न है, वर्तमान भारत के विदेश व्यापार में निर्यात की मुख्य विशेषता क्या है? तो आप देखेंगे कि जो हमारा वर्तमान अंतर्राष्ट्रीय व्यापार है उसमें निर्यात में विनिर्मित वस्तुओं का महत्व बढ़ रहा है और प्राथमिक वस्तुओं का महत्व कम हो रहा है। यानी कि जो औद्योगिक क्षेत्रों में जो उत्पादन होता है, जो विनिर्मित वस्तुएं होती हैं उनका निर्यात बढ़ रहा है, जबकि प्राथमिक वस्तुएं यानी कि कृषि इत्यादि से संबंधित जो वस्तुएं हैं उनका महत्व कम होते जा रहा है। भारत का व्यापार संतुलन निरंतर प्रतिकूल बने रहने का चालू खाते पर प्रमुख प्रभाव क्या होता है? तो व्यापार संतुलन जो प्रतिकूल रहता है तो उससे चालू खाते में घाटे की स्थिति बनती है। तो यह आप ध्यान में रखें। अर्थव्यवस्था से संबंधित प्रश्न हैं और इनको समझना बहुत ही आवश्यक है। समझ लेते हैं तो बहुत सारे प्रश्नों को आप आराम से हल कर लेंगे। अगला प्रश्न है, बंद अर्थव्यवस्था से क्या तात्पर्य है? तो ऐसी अर्थव्यवस्था जिसमें न तो निर्यात होता है न ही आयात होता है उसे बंद अर्थव्यवस्था कहते हैं। और वर्तमान में तो उदारीकरण का युग है, तो देखा जाए तो कोई भी ऐसा देश शायद ही होगा जहां पर वर्तमान में बंद अर्थव्यवस्था होती हो। तो आपको यह ध्यान रखना है बंद अर्थव्यवस्था से क्या तात्पर्य है। नेक्स्ट है, स्वतंत्र व्यापार नीति क्या है? तो वह नीति जिसमें प्रशुल्क अनुपस्थित होता है वह स्वतंत्र व्यापार नीति कहलाता है। नेक्स्ट प्रश्न बात करते हैं, भारत में स्वतंत्र व्यापार क्षेत्रों की स्थापना किस लिए की गई है? तो भारत में भी देखा जाए तो स्वतंत्र व्यापार क्षेत्र हैं। तो इसका प्रमुख उद्देश्य यह होता है कि निर्यात उद्योग जो होते हैं उनके संवर्धन हेतु। तो स्वतंत्र व्यापार क्षेत्र यानी कि हमने देखा ही कि यहाँ पर जो प्रशुल्क होता है, विभिन्न प्रकार के जो शुल्क होते हैं वह मुक्त होता है और इसका उद्देश्य यही होता है कि जो निर्यात हमारा है उसमें वृद्धि की जाए। नेक्स्ट प्रश्न लेते हैं, स्वतंत्र व्यापार क्षेत्र कहा जाता है। तो यह भी प्रश्न आपको याद रखना है, वह क्षेत्र जहां उद्योगपतियों को अवसंरचनात्मक सुविधाएं सरकार द्वारा निःशुल्क प्रदान की जाती है। तो जैसे सड़क हो गया, बिजली, संचार, ये सब बहुत सारी भूमि सुविधाएं हैं जो सरकार द्वारा निःशुल्क या बहुत ही कम दाम पर उपलब्ध कराए जाते हैं। तो ये स्वतंत्र व्यापार क्षेत्र कहलाते हैं। नेक्स्ट है, सरकार द्वारा विशेष आर्थिक क्षेत्र नीति की घोषणा कब हुई? तो यह हुई थी वर्ष 2000 में। तो इसका प्रमुख उद्देश्य यही था कि जो निर्यात है हमारा उसको बढ़ावा दिया जाए, प्रोत्साहन दिया जाए, ताकि जो भारत का अंतर्राष्ट्रीय व्यापार है वह अनुकूल बन सके। तो अनुकूल कब बनेगा? जब हमारा निर्यात बढ़ेगा और आयात में कमी आएगी। तो इसका एक प्रमुख उद्देश्य आपको याद रखना है। इसके अलावा आपको बता दूं कि ये सभी प्रश्न यदि आप बुक फॉर्मेट में, नोट्स फॉर्मेट में प्राप्त करना चाहते हैं तो दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हैं और आप अपने घर पर मंगा सकते हैं ऑर्डर करके। नेक्स्ट है, एशिया का प्रथम निर्यात प्रसंस्करण क्षेत्र कहाँ स्थापित हुआ? यह कांडला में हुआ था 1965 में, जो कि भारत में है। विशेष आर्थिक क्षेत्र अधिनियम कब पारित किया गया? वर्ष 2005 में विशेष आर्थिक क्षेत्र अधिनियम भारत में पारित किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ड्यूटी ड्रॉ बैंक का क्या आशय है? तो इसका आशय है निर्यातकों को आयात शुल्क की वापसी। तो यह शब्द जो है अर्थव्यवस्था से संबंधित इंपॉर्टेंट शब्द है, आपको ध्यान में रखना है। अगला प्रश्न, कैलेंडर वर्ष 2021 में 112.3 बिलियन डॉलर के व्यापार के साथ भारत का शीर्ष व्यापारिक भागीदार कौन था? तो यहाँ पर आपको याद रखना है संयुक्त राज्य अमेरिका। जबकि इसके पिछले वर्ष में अगर देखा जाए तो वर्ष 2020 में चीन
प्रथम स्थान पर था, लेकिन 2021 की स्थिति के अनुसार अमेरिका प्रथम स्थान पर है और जबकि चीन का नंबर दूसरा है और भारत के साथ इसका व्यापार होता है 110.4 अरब डॉलर। तो ये आपको ध्यान में रखना है 2021 की स्थिति के अनुसार। नेक्स्ट है, भारत में सबसे अधिक विदेशी मुद्रा किस मद पर व्यय की जाती है? तो विदेशी मुद्रा जो सबसे ज़्यादा भारत खर्च करता है वह पेट्रोलियम पदार्थ के आयात पर खर्च करता है। तो यह प्रश्न भी बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको ध्यान रखना है। वर्ष 2020 में भारत में सबसे ज़्यादा आयात की जाने वाली मद कौन सी है? तो अभी भी यही मद है जो सबसे ज़्यादा आयात की जाती है, तो आप ध्यान रख सकते हैं कच्चा पेट्रोलियम 14.3%। तो यह वर्ष 2020 की स्थिति है, इसमें थोड़ा बहुत उतार चढ़ाव आ सकता है, लेकिन कच्चा पेट्रोलियम अभी भी सबसे ज़्यादा आयात की जाने वाली मद है, यह आपको ध्यान में रखना है। विदेश व्यापार में दृश्य मदों में शामिल होता है। तो कौन से मद हैं जो दृश्य मद में शामिल होते हैं? तो भौतिक वस्तुएं, यानी कि जिन वस्तुओं को हम देख सकते हैं वह भौतिक वस्तुएं हैं और यह दृश्य मद में शामिल होता है, जबकि सेवा से संबंधित जो व्यापार होता है वह अदृश्य मद में शामिल होता है। तो ये आपको ध्यान रखना है। भारत में सबसे अधिक प्रत्यक्ष विदेशी निवेश आकर्षित करने वाला क्षेत्र कौन सा है? तो आपको याद रखना है सेवा क्षेत्र। सर्विस सेक्टर में सबसे ज़्यादा विदेशी निवेश हुआ है। तो उदारीकरण के बाद अगर देखें तो हमारी जो अर्थव्यवस्था थी वह प्राथमिक सेक्टर से डायरेक्ट तीसरा सेक्टर है सेवा क्षेत्र, उसमें ज़्यादा तरक्की हुई। तो उसका एक कारण यह था कि जो सेकेंडरी सेक्टर है यानी कि उद्योग क्षेत्र, उसमें निवेश उतना आकर्षित नहीं हुआ बजाय सेवा क्षेत्र के। तो इस कारण से आपको याद रखना है कि सबसे ज़्यादा जो विदेशी निवेश आकर्षित करने वाला भारत में क्षेत्र है वह सेवा क्षेत्र है और यह हमेशा से बना रहा है। नेक्स्ट है, अदृश्य निर्यात का अर्थ क्या होता है? तो बहुत इंपॉर्टेंट है, शब्दों को बस समझना है। इसी तरह के प्रश्न जो है आजकल एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं और यदि आपको समझ में नहीं आता है तो एग्ज़ाम में निश्चित आप कंफ्यूज हो जाएंगे। तो अदृश्य निर्यात का अर्थ होता है सेवाओं का निर्यात। तो सेवा जो विभिन्न प्रकार की दी जाती है उसको हम देख नहीं सकते हैं, मतलब वो भौतिक वस्तुएं नहीं हैं, तो ये सभी अदृश्य निर्यात में आती हैं। तो ये आप ध्यान रखें। नेक्स्ट है, विदेश व्यापार में अदृश्य मदों में किसे शामिल किया जाता है? तो आप देख सकते हैं सेवा और एक पक्षीय हस्तांतरण जैसे उपहार, अनुदान, ये सब अदृश्य मद में शामिल किया जाता है, तो इसे ध्यान रखें। इसके अलावा आपको यह भी याद रखना है कि वित्तीय सेवाएं, विशेषज्ञों की सेवाएं, पर्यटकों, छात्रों की सेवाओं से प्राप्त आय या ब्याज, लाभांश, ये सभी अदृश्य मद है। एग्जाम में पूछा जा सकता है आपसे कि अदृश्य मद कौन से हैं, विकल्प में दिया जा सकता है, तो इस प्रकार आप समझ के इसे याद रखें। अगला प्रश्न है, विदेशी पर्यटकों द्वारा देश के भीतर क्रय की गई वस्तुओं को किस में शामिल किया जाता है? तो कोई भी विदेशी पर्यटक आते हैं और हमारे देश में कुछ भी वस्तु क्रय करते हैं तो उसको अदृश्य खाते में शामिल किया जाता है। यह बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो ये आपको याद रखना है, ठीक है। अगला प्रश्न, दृश्य खाता और अदृश्य खाता के मिलने से क्या बनता है? तो जब ये दोनों मिल जाते हैं तो ये चालू खाता बन जाता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है और इस तरह के प्रश्न आपको शायद ही कहीं दूसरी जगह मिले। मैंने बहुत ही जो कलेक्शन है सभी महत्वपूर्ण प्रश्नों का एक जगह कर लिया है और सबसे बड़ी विशेषता हमारी जो वीडियो की होती है, चाहे वो किसी भी सब्जेक्ट का हो, तो ऐसे महत्वपूर्ण प्रश्नों को लिया जाता है जो एग्ज़ाम में आता है। और इस वीडियो में भी आप देखेंगे कि विशेषकर उन प्रश्नों को लिया गया है जो सदाबहार है, तो मुख्य रूप से मेरा फोकस यही है। नेक्स्ट है, भारत में विदेशी मुद्रा का संरक्षक कौन है? तो यह है भारतीय रिजर्व बैंक। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। भुगतान संतुलन, बैलेंस ऑफ पेमेंट क्या है? बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। निश्चित अवधि में, ये सभी जो टर्म है आपको याद रखना है। निश्चित अवधि में किसी देश और शेष विश्व के साथ उसके सभी मौद्रिक व्यापार का क्रमबद्ध विवरण भुगतान संतुलन कहलाता है। यानी कि भारत और भारत के जो विभिन्न देश जो विश्व के हैं उनके साथ जो उनका मौद्रिक व्यापार होता है उसका जो विवरण होता है वही भारत के संदर्भ में भुगतान संतुलन हुआ। तो ये आपको याद रखना है, शब्दों पर ध्यान देना है। भुगतान संतुलन शब्द का प्रयोग किस संदर्भ में किया जाता है? तो यह आयात और निर्यात के संदर्भ में होता है। बहुत इंपॉर्टेंट है, दोनों के संदर्भ में होता है। IMF की नियमावली के अनुसार किसके द्वारा किसी देश का भुगतान संतुलन तैयार किया जाता है? तो यहाँ पे याद रखना है आपको, IMF की नियमावली के अनुसार, तो यह किया जाता है उस बैंक के केंद्रीय बैंक द्वारा और भारत में भारतीय रिजर्व बैंक है जो भुगतान संतुलन तैयार करता है। नेक्स्ट है, विश्व के सभी देशों का आर्थिक विवरण जो IMF के पास होता है उसकी गणना करने पर पूरे विश्व का भुगतान संतुलन क्या होता है? बहुत ही इंपॉर्टेंट है
और इसको याद रखना है, शून्य होता है। यानी कि विश्व के जो आर्थिक विवरण है और जो IMF का रिकॉर्ड है, तो IMF के रिकॉर्ड के अनुसार अगर पूरे विश्व का व्यापार देखा जाए, यानी कि पूरे विश्व के जो देश हैं आपस में उन्होंने कितना आयात और कितना निर्यात किया, तो उन सभी की यदि गणना करता है तो वह हमें रिजल्ट 0 मिलता है, यानी कि शून्य मिलता है। तो यह आपको ध्यान रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। भुगतान संतुलन में क्या निहित होता है? तो भुगतान संतुलन में अदृश्य व्यापार, अदृश्य व्यापार और ऋण, ये सभी शामिल होते हैं। नेक्स्ट है, किसी भी देश के भुगतान संतुलन की अनुकूलता तथा प्रतिकूलता का निर्णय किस आधार पर होता है? तो भुगतान संतुलन हमारे पक्ष में है या पक्ष में नहीं है, तो इसका निर्धारण किस आधार पर करते हैं? तो उस देश के भुगतान संतुलन के चालू खाते यानी कि करंट अकाउंट के आधार पर। तो जो उस किसी भी देश का करंट, जैसे भारत का करंट अकाउंट ही बताएगा कि भारत का जो भुगतान संतुलन है वह कैसा है, अनुकूल है या प्रतिकूल है। तो ये आप ध्यान में रखें। नेक्स्ट है, किसी खाते का देश के उत्पादन, आय एवं रोजगार पर कोई प्रत्यक्ष प्रभाव नहीं पड़ता है। तो वह कौन सा खाता है? तो यह पूंजी खाता। तो पूंजी खाता यानी कि कैपिटल अकाउंट का यह देश के उत्पादन, आय या रोजगार पर इसका कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। तो यह भी ध्यान में रखें। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, व्यापार चक्र का विशुद्ध मौद्रिक सिद्धांत किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया? तो अर्थशास्त्री है हॉटरे, इनके द्वारा विशुद्ध मौद्रिक सिद्धांत दिया गया व्यापार चक्र के संदर्भ में। 1997 में भारत का पहला निर्यात संवर्धन पार्क कहाँ बनाया गया? तो यह बनाया गया था जयपुर में। तो निर्यात संवर्धन पार्क आपको याद रखना है 1997 में। यदि किसी देश का कुल निर्यात कुल आयात से ज़्यादा हो तो क्या कहलाता है? तो बहुत इंपॉर्टेंट है और आप सभी को पता है, यह व्यापार अधिशेष की स्थिति कहलाती है। तो ध्यान रखें। अगला प्रश्न लेते हैं, प्रबंधित परिवर्तनशील विनिमय दर प्रणाली में विनिमय दर का निर्धारण किसके द्वारा होता है? तो यह होता है बाजार की शक्तियों यानी कि मांग और आपूर्ति। बाजार की शक्ति जब भी आए तो आपको याद रखना है मांग और आपूर्ति, यानी किसी वस्तु की बाजार में कितनी मांग है और कितनी उसकी आपूर्ति हो रही है, तो यही बाजार की शक्ति कहलाता है। प्रत्यक्ष विदेशी निवेश का क्या प्रभाव होता है? बहुत इंपॉर्टेंट है। हालांकि इसके बहुत सारे प्रभाव होते हैं, लेकिन एक महत्वपूर्ण प्रभाव यह होता है कि विदेशी मुद्रा भंडार में वृद्धि होती है। तो इसीलिए भारत सरकार प्रयास कर रही है कि ज़्यादा से ज़्यादा प्रत्यक्ष विदेशी निवेश हो। तो इससे क्या होगा, भारत का विदेशी मुद्रा भंडार बढ़ेगा और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार करने की क्षमता जो होगी वह भारत की बढ़ेगी। अब बात कर लेते हैं व्यापार संतुलन की संभावना। तो व्यापार संतुलन की 3 संभावना है जिसे आपको याद रखना है। तो संतुलित व्यापार संतुलन कब होता है? जब निर्यात और आयात बराबर हो। तो निर्यात और आयात बराबर हो तो हम कहते हैं कि जो व्यापार संतुलन है वह संतुलित है। नेक्स्ट है प्रतिकूल व्यापार संतुलन, यानी कि वह स्थिति जिसमें निर्यात कम होता है और आयात ज़्यादा होता है, यानी कि हम सामान को ज़्यादा मंगा रहे हैं लेकिन बेच कम रहे हैं। तो यह स्थिति कहलाती है प्रतिकूल व्यापार संतुलन। अनुकूल व्यापार संतुलन की स्थिति वह होती है जिसमें हम निर्यात ज़्यादा करते हैं, आयात कम करते हैं। तो यह स्थिति अनुकूल व्यापार संतुलन की कहलाती है और यह स्थिति सर्वोत्तम मानी जाती है। अगला प्रश्न है ब्राउनफील्ड एफडीआई से संबंधित। ब्राउनफील्ड एफडीआई आपको समझना है, वह प्रत्यक्ष विदेशी निवेश जिसे पहले से ही स्थापित किसी कंपनी या उद्योग में निवेश किया जाता है। तो टाटा की बहुत सारी कंपनियां हैं और उसी कंपनी के संदर्भ में यदि कोई निवेश आता है तो उसको हम ब्राउनफील्ड एफडीआई यानी कि प्रत्यक्ष विदेशी निवेश कहेंगे। दूसरा टर्म है ग्रीनफील्ड एफडीआई। तो यह इस प्रकार का प्रत्यक्ष विदेशी निवेश होता है जिसके द्वारा किसी नई कंपनी, उद्योग या इकाई का विकास किया जाता है। मतलब नए सिरे से कोई नया कंपनी स्थापना करना हो, नया उद्योग लगाना हो या नया यूनिट लगाना हो, तो उसके लिए यदि निवेश आता है प्रत्यक्ष विदेशी निवेश तो उसको ग्रीनफील्ड कहा जाता है। तो ये दोनों टर्म आपको याद रखना है। अगला प्रश्न है प्रत्यक्ष विदेशी निवेश एफडीआई माना जाता है। तो किसे माना जाता है, कैसे माना जाता है? यह एक दीर्घकालिक निवेश माना जाता है। तो एफडीआई जो आता है वह विभिन्न प्रकार के जो संस्थागत संरचनाएं होती हैं उनमें निवेश होता है। तो इसीलिए इसे दीर्घकालिक निवेश माना जाता है। यानी कि जैसे सड़क बनाना हो, किसी उद्योग का विस्तार करना हो तो उसमें मशीनरी हो, तो ऐसी जो निवेश होती है वह दीर्घकालिक निवेश माना जाता है और यह अच्छा माना जाता है। किसी भी लिस्टेड कंपनी में निवेश की किस मात्रा को एफडीआई माना जाता है? तो 10% या उससे अधिक का निवेश होता है तो उसे एफडीआई माना जाता है लिस्टेड कंपनी में। विदेशी पोर्टफोलियो निवेश यानी कि एफपीआई माना जाता है। तो यह लघु अवधि निवेश। तो विदेशी पोर्टफोलियो निवेश होता है, एक तरह से देखा जाए तो यह रुपए में
निवेश होता है, यानी कि आज निवेश किया कल निकाल भी सकते हैं। तो यह बहुत ही लघु अवधि का निवेश होता है और इसका उद्देश्य सिर्फ लाभ कमाना होता है और इससे रोजगार वगैरह और किसी भी प्रकार के जो आर्थिक क्रियाएं हैं उससे मतलब इसके द्वारा वह प्रभावित नहीं होती है। तो इस कारण से इसे उतना अच्छा नहीं माना जाता है एफडीआई की तुलना में। नेक्स्ट है, किसी भी पब्लिक लिमिटेड कंपनी में 10% से कम पूंजी का निवेश क्या माना जाता है? तो ये विदेशी पोर्टफोलियो निवेश माना जाता है। 10% से जो कम पूंजी का निवेश होता है। नेक्स्ट है, एनआरआई द्वारा किया गया निवेश नहीं माना जाता है। कोई एनआरआई अगर निवेश करता है तो उसे विदेशी पोर्टफोलियो निवेश नहीं माना जाता है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आपको याद रखना है। विदेशी पोर्टफोलियो निवेश यानी कि एफपीआई किसके माध्यम से होता है? तो यह होता है शेयर, म्यूचुअल फंड इत्यादि के माध्यम से। और जैसा कि आप जानते हैं कि शेयर और म्यूचुअल फंड में जो निवेश होता है उसका प्रमुख उद्देश्य लाभ कमाना होता है। जैसे ही लाभ मिला पैसा हमने निकाल लिया, फिर से लाभ कमाना है तो पैसा लगा लिया। मतलब इसका देखा जाए तो भौतिक रूप से जो संरचनात्मक अवसंरचना विकास होता है उससे इसका कोई संबंध नहीं होता है। नेक्स्ट है, प्रत्यक्ष विदेशी निवेश को विदेशी पोर्टफोलियो निवेश से बेहतर क्यों माना जाता है? तो अभी हमने समझा, प्रत्यक्ष विदेशी निवेश अर्थव्यवस्था को स्थिरता देता है, जबकि विदेशी पोर्टफोलियो निवेश अस्थिर प्रकृति का होने के कारण अर्थव्यवस्था को असंतुलित कर सकता है। तो अभी देखेंगे कि बहुत सारे जो खबरें आ रही हैं कि मंदी आने की स्थिति है, तो उसका एक कारण यह भी कहा जाता है कि भारत में जो बहुत भारी मात्रा में अभी हाल के कुछ वर्षों में निवेश हुआ वह इसी प्रकार का विदेशी पोर्टफोलियो निवेश था। अब वो निवेश वापस लोग अपने निकाल के वापस जा रहे हैं, तो इस कारण से शेयर बाजार में बहुत ही उतार चढ़ाव की स्थिति रही है। तो इस तरह का निवेश जो होता है वह अर्थव्यवस्था को स्थिरता नहीं देता है। इसी कारण से कहा जाता है कि प्रत्यक्ष विदेशी निवेश अर्थव्यवस्था को स्थिरता देता है, जबकि विदेशी पोर्टफोलियो का निवेश अस्थिर प्रकृति का होता है और यह उस देश की अर्थव्यवस्था को प्रभावित करता है, असंतुलित कर सकता है। नेक्स्ट है, विदेशी निवेशक जो भारतीय शेयर बाजार में पैसा लगाना चाहते हैं लेकिन सेबी के पास पंजीकृत नहीं है, वह किसके माध्यम से निवेश कर सकते हैं? तो कोई भी विदेशी निवेशक जब भारत में पैसा लगाता है तो वह सेबी के पास पंजीकृत होता है, लेकिन यदि कोई पंजीकृत नहीं है और पैसा लगाना चाहता है तो वह पार्टिसिपेटरी नोट्स के माध्यम से निवेश कर सकता है। तो यह भी इम्पॉर्टेंट प्रश्न है। किस विदेशी मुद्रा का प्रवाह भारतीय संदर्भ में अत्यधिक उड़नशील कहा जा सकता है? तो यह है अनिवासी भारतीय जमाएं और विदेशी पोर्टफोलियो निवेश। आज लगाया कल निकाल लिया, तो यह देखा जाए तो बहुत ही उड़नशील है, अस्थिर प्रकृति का है। हवाला व्यवहार किस प्रकार के भुगतान से संबंधित है? चर्चा में रहता है और आप लोगों ने सुना होगा, बिना सरकार की जानकारी के विदेशी मुद्रा के बदले रुपए में और रुपए के बदले विदेशी मुद्रा में किए जाने वाले लेन देन ये हवाला व्यापार कहलाता है। अगला प्रश्न है, 1973 के फेरा का मुख्य उद्देश्य था? तो फेरा एक कानून था, इसका प्रमुख उद्देश्य था विदेशी मुद्राओं का संरक्षण। नेक्स्ट है, फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेशन एक्ट यानी कि फेरा को प्रतिस्थापित करते हुए फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट यानी कि फेमा कब लागू हुआ? यह वर्ष 2000 में लागू हुआ। फेमा का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो इसका प्रमुख उद्देश्य यह है कि विदेश व्यापार और भुगतान को सुविधाजनक बनाना तथा देश में विदेशी मुद्रा बाजार के सुव्यवस्थित रखरखाव को बढ़ावा देना। तो ये आपको ध्यान रखना है। पार्टिसिपेटरी नोट्स का संबंध किससे है? यह विदेशी संस्थागत निवेशक से है। तो हमने देखा कि जो सेबी में पंजीकृत नहीं है, निवेश करना चाहते हैं तो वह इस माध्यम से निवेश कर सकते हैं। भारत के कुल विदेशी मुद्रा भंडार के कितने महत्वपूर्ण घटक है? बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो भारत का जो विदेशी मुद्रा बाजार जो विदेशी मुद्रा भंडार जो हम सुनते हैं, तो वह विदेशी मुद्रा भंडार किस रूप में होता है? तो 4 रूप में होता है, आपको याद रखना है उन चारों को। सबसे पहला है आरबीआई की विदेशी मुद्रा परिसंपत्तियाँ, दूसरा है आरबीआई के स्वर्ण भंडार, तीसरा सरकार की एसडीआर राशि और चौथा आईएमएफ के पास रखी गई सुरक्षित राशि। तो ये 4 रूप में भारत का विदेशी मुद्रा भंडार संचित रहता है, जिसे आपको याद रखना है। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये। कम ब्याज तथा आसान शर्तों पर मिलने वाले ऋण सामान्यतः क्या कहलाता है? तो जो ऋण आसान शर्तों और कम ब्याज पर मिल जाए तो उसे विदेशी सहायता कहा जाता है। तो यहाँ पर विदेश से प्राप्त जो मुद्रा है उसके संदर्भ में बात हो रही है। उच्च ब्याज तथा कठिन शर्तों पर मिलने वाले ऋण सामान्यतः क्या कहलाता है? तो इसे विदेशी ऋण कहा जाता है। तो थोड़ा सा अंतर है, आपको याद रखना है विदेशी सहायता और विदेशी ऋण में क्या अंतर है। तो बहुत ही अच्छा टर्म है, आप ध्यान रखें।
नेक्स्ट है, 1 वर्ष तक की अवधि वाले विदेशी ऋण को क्या कहा जाता है? तो जो 1 वर्ष तक की अवधि होती हैं उनमें उन्हें अल्पावधि ऋण कहा जाता है, और 1 वर्ष से अधिक अवधि वाले विदेशी ऋण को दीर्घावधि ऋण कहा जाता है। तो ये सब टर्म अगर आप अच्छे से याद रख रहे हैं तो एग्ज़ाम में मेरे ख्याल से इकोनॉमिक्स के बहुत सारे जो प्रश्न होते हैं जो काफ़ी हार्ड लगते हैं, तो हार्ड इसीलिए लगते हैं कि आप उन्हें ठीक से समझ नहीं पाते हैं, और समझ लेते हैं तो बहुत ही आसान हो जाएगा। तो थोड़ा समझने का भी प्रयास करें। जब ऋण का भुगतान किसी विदेशी मुद्रा में न करते हुए रुपए में ही करना हो तो उसे क्या कहा जाता है? तो इसे रुपया ऋण कहा जाता है। नेक्स्ट है, किसी देश की सरकार या संस्था को किसी दूसरे देश की सरकार या संस्था से प्राप्त ऋण क्या कहलाता है? तो इसे द्विपक्षीय ऋण कहा जाता है। यह भी आप याद रखें, इम्पॉर्टेंट है। अगला प्रश्न है, विश्व बैंक, एशियन डेवलपमेंट बैंक जैसी संस्थाओं से प्राप्त ऋण होते हैं, तो यह बहुपक्षीय ऋण होते हैं, तो इम्पॉर्टेंट है यह भी। नेक्स्ट है, कोई ऋण प्राप्तकर्ता प्राप्त की गई राशि को वापस लौटाने में असमर्थ होता है और ऋण को चुकाने हेतु पुनः ऋण लेता है, तो यह स्थिति क्या कहलाती है? तो इस स्थिति को ऋण जाल कहा जाता है। तो श्रीलंका में देखा जाए तो अभी वही स्थिति है। श्रीलंका ने चीन से इतना ऋण ले लिया है, लोन ले लिया है कि अब उस लोन के ब्याज को भी चुकाने के लिए उसे फिर से लोन लेना पड़ रहा है, यानी कि वह जो डेब्ट ट्रैप्ड है उसमें फंस चुका है, ऋण जाल में फंस चुका है। तो यह बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म है और प्रासंगिक भी है, तो इसलिए आप इसे ध्यान में रखें। विशेष आहरण अधिकार को किस अन्य नाम से जाना जाता है? तो इसे पेपर मुद्रा, कृत्रिम मुद्रा या लेख मुद्रा भी कहते हैं। तो SDR को लेख मुद्रा, कृत्रिम मुद्रा या पेपर मुद्रा भी कहा जाता है। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, एग्जाम में पूछा जाता है, आप याद रखें। नेक्स्ट प्रश्न है, वह मुद्रा जिसे प्रत्येक सदस्य देश द्वारा अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष को दिया जाता है और जिसका उपयोग वे देश अपने स्वयं के प्रयोजन के लिए सामान्यतः आपातकाल स्थिति में कर सकते हैं, तो इसे क्या कहा जाता है? इसे रिजर्व ट्रेंच कहा जाता है। तो बहुत ही अच्छा टर्म है, आपको याद रखना है। जनरल एंटी एविडेंस रूल यानी कि गार क्या है? तो यह कर चोरी और काले धन को रोकने हेतु बनाए गए प्रावधानों का समूह है। ई व्यापार का अर्थ क्या है? तो ई व्यापार का अर्थ है इंटरनेट पर किया जाने वाला व्यापार। तो इंटरनेट पर जो भी व्यापार होता है वह ई व्यापार की श्रेणी में आता है। भारत में सबसे बड़ी ई व्यापार कंपनी कौन सी है? आप सभी को पता है, अमेजन सबसे बड़ी ई व्यापार कंपनी है। सुपर 301 क्या है? तो सुपर 301 आपको याद रखना है, अमेरिकी व्यापार एवं प्रतिस्पर्धा अधिनियम 1998 की धारा, जिसके तहत अमेरिका द्वारा किसी भी देश के विरुद्ध आर्थिक कार्रवाई की जाती है। तो अमेरिका के साथ जब आप व्यापार करते हैं तो अमेरिका ने कुछ नियम बनाया है, उसका पालन करना अनिवार्य है, और अगर उसका उल्लंघन होता है तो इसके तहत वह आर्थिक कार्रवाई कर सकता है। तो सुपर 301 आपको याद रखना है, और कई बार यह चर्चा में भी रहा है। अब बात कर लेते हैं कुछ महत्वपूर्ण समिति के बारे में जो बहुत ही प्रासंगिक रहते हैं और लगभग किसी न किसी एग्जाम में पूछ ही लिए जाते हैं। तो ये सब सदाबहार समिति है जिसको आपको याद रखना है। सबसे पहले याद रखें रेखी समिति, इसका संबंध अप्रत्यक्ष कर से है। तो कुछ ही समितियां हैं जिनको आपको याद रखना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है और एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं, तो इसीलिए आप याद रखें। दूसरा है राजा चलैया समिति, यह कर सुधार से संबंधित है। रंगराजन समिति, यह भी याद रखना है, भुगतान संतुलन से संबंधित है रंगराजन समिति। मल्होत्रा समिति बीमा क्षेत्र में सुधार से संबंधित है। नेक्स्ट है महालनोबिस समिति, यह राष्ट्रीय आय से संबंधित है। अगला दांतेवाला समिति, दांतेवाला समिति का संबंध है बेरोजगारी अनुमान से, बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में यह पूछा भी गया है, तो आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट है स्वामीनाथन समिति, इसका संबंध जनसंख्या नीति से है, तो यह भी बहुत ही प्रासंगिक और इम्पोर्टेंट बन जाता है। आबिद हुसैन समिति, इनका संबंध लघु उद्योग से है। गोस्वामी समिति का संबंध औद्योगिक रुग्णता से रहा है, और तारपोर समिति का संबंध रुपए की पूर्ण परिवर्तनीयता से रहा है। तो ये सभी जो समिति हैं कई बार एग्जाम में पूछे गए हैं और इसीलिए इम्पोर्टेंट बन जाते हैं, तो इनको तो आपको याद रखना ही है। महाजन समिति, यह चीनी उद्योग से संबंधित है। सच्चर समिति बहुत इंपॉर्टेंट है और चर्चा में भी रहा, तो मुस्लिमों की आर्थिक सामाजिक स्थिति के आकलन हेतु इस समिति का गठन किया गया था। तो ये थे हमारे अर्थव्यवस्था से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न। तो इसी के साथ हमारी यह सीरीज समाप्त होती है, और कुछ ही दिन में जो पूरी अर्थव्यवस्था की जो हमारी सीरीज है उसका मास्टर वीडियो आ जाएगा। आप चाहे तो उसके द्वारा अपने एग्ज़ाम की रिवीजन कर सकते हैं। और यदि आप चाहते हैं कि हमारे जो भी मास्टर वीडियो हैं उन सभी प्रश्नों को नोट्स फॉर्मेट में प्राप्त करना, तो दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर कॉल कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं, और नोट्स
को ऑर्डर कर अपने घर मंगा सकते हैं। इसके अलावा 67 बीपीएससी मेंस का नोट्स भी आ चुका है हिंदी माध्यम में, आप चाहें तो इसे भी ले सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।